हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। और ट्रिग्नोमेट्री में कहें तो इसको एक दो पार्ट्स में तीन पार्ट्स में कह लो ओवरऑल डिवाइड किया गया है। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। आपको आपके मॉड्यूल में फर्स्ट और सेकेंड पार्ट एक साथ कंबाइंड मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। इसके अलावा सेकेंड पार्ट आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है वो दोनों चीजें एक साथ आपको कंबाइंड फॉर्म में देखने को मिलेंगी। ठीक है। वैसे इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करें तो इसमें जो तुम्हारा 10th का पोर्शन था, ठीक है, अब उससे ट्रिग्नोमेट्री काफी डिफरेंट है। और अगर 10th से देखा जाए तो बस वो वहीं पे खत्म हो गई। वहां तक ट्रिग्नोमेट्री हर किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। उसके आगे का पार्ट अब हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपने को ये ट्राई करना है कि इस चैप्टर में जो भी हम कर रहे हो उसके लगातार टच में रहना पड़ेगा। जैसे चैप्टर एंड भी हो जाता है तो भी उसके बाद भी तुम्हें ये चीज ट्राई करते रहनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के 5 से 10 क्वेश्चन हर हफ्ते कर लिए, है ना। 4-5 क्वेश्चंस उठाए और किसी भी वीक में, हर वीक में उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री मिस करते हो तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आप रिकवर कर पाओ। क्योंकि हो सकता है कि उसके चैप्टर खत्म होने के समय आपसे सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद अगर आप 2 महीने बाद आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपसे एक भी सवाल ना हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए इस चैप्टर के बारे में कहा गया था पहले भी कि थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्सटेंसिवली सोचना पड़ेगा। 1-2 स्टेप्स आगे की चीजें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर में पूरा कमांड बना पाएंगे। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। जितना आप क्वेश्चन करोगे उतना ही ज्यादा चीजें क्लियर हो पाएंगी कि किस डायरेक्शन में हमें सोचना चाहिए, किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़े तो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस इसमें आप करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो इसका स्टार्ट कर रहे हैं ये पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। और उसमें भी सबसे पहले मैं कुछ ऐसे पोर्शंस जो कि 10th में आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने कवर किए होंगे, बट एक बार को हम रिकॉल करा लेते हैं और वो भी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कंसेप्ट्स की और ज्यादा रिक्वायरमेंट यहाँ पे आने वाली है। ठीक है। तो अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, मैक्सिमम जो 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री है उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके अलावा कुछ जो हमने फंडामेंटल्स में चीजें कवर कर ली और यहाँ पे उनका यूज आएगा, उनके बारे में हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपना स्टार्ट करते हैं इसमें से टॉपिक, जो कि है एंगल मेजरमेंट सिस्टम। तो मैक्सिमम लोगों को ये चीजें पता होंगी, बट फिर भी एक बार को मैं सभी को रिकॉल करा देता हूं। क्या है एंगल मेजरमेंट? एंगल मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है। एंगल मेजरमेंट सिस्टम में कहा जाए तो कई सारे एंगल मेजरमेंट सिस्टम है, जिसमें पहला अगर एक केस में कहूं जिसको अपन यूज करते हैं सबसे पहले, उसको मैं लिख देता हूं सेक्साडेसिमल। एंगल मेजरमेंट सिस्टम में सबसे पहले सेक्साडेसिमल मेजरमेंट सिस्टम। तो ये वाला पार्ट हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं, सेक्साडेसिमल मेजरमेंट सिस्टम। तो सेक्साडेसिमल मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है? तो सबसे इनिशियली जो मेजरमेंट सिस्टम था हमारे पास और इसको सबसे पहले यूज किया जाना स्टार्ट हुआ, वो क्या है कि एक राइट एंगल से ये ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ राइट एंगल्स के लिए डिफाइन है। ठीक है। क्योंकि अभी तक तो आपने क्या देखा था, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 120 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के एंगल्स देखे होंगे आपने। लेकिन अब हम क्या बात करने जा रहे हैं, अब हम ऐसे एंगल्स की भी यहां पे बात करेंगे जैसे 4 लाख डिग्री, ठीक है, -4 करोड़ डिग्री, इस तरीके की बातें भी कर सकते हैं अपन। ठीक है। तो इस समय आपका ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल तो काम का होगा नहीं भाई। वहां पे आप 4000 डिग्री कहां पे मार्क करने जाओगे, -4000 कहां पे मार्क करने जाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अब इसको थोड़ा और ब्रॉड वे में हम देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम सेक्साडेसिमल मेजरमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो इसका मेजरमेंट सिस्टम क्या था? हमने सबसे पहले कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल को हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। क्या किया हमने? हमारे पास 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, और उसके क्या किया, 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए। 90 इक्वल पार्ट्स करने का मतलब हुआ कि जैसे ये वाला एंगल कितना था, 90, तो हमने क्या किया, सभी के इक्वल इक्वल पार्ट्स कर दिए, है ना, इस तरीके से ऐसे करके 90 पार्ट्स कर दिए। ठीक है, इक्वल इक्वल। तो अब 90 इक्वल पार्ट्स करोगे तो हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये 90 डिग्री था और 90 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? 1 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सबसे पहले क्या हुआ,
राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, इनको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, एंड each part represents 1 डिग्री, ठीक है, हर एक पार्ट 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। 1 डिग्री का भी हमने क्या किया, फर्दर और ज्यादा इसको डिवाइड किया और 1 डिग्री को भी 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, एंड अब इस बार कहें तो ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इस तरीके का हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है, दिस थिंग इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट के लिए ये वाला सिंबल हमने यूज कर लिया। और फिर से वही पुराना अपना जो बचपन से पढ़ते आए हैं कि 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 1 मिनट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, और ईच पार्ट को इस बार क्या कहा जाएगा, सेकेंड। तो 1 मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट which represents 1 सेकेंड, ठीक है, और लिखेंगे क्या इसको, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो खैर ये चीजें आपको पहले से भी पता रही होंगी, एक बार को मैंने इसी को रिकॉल कराया है कि 90 डिग्री ट्रायंगल था, इसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स किए, तो सभी पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगे। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो अब जैसे कई बार एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज देख लेते हैं, ऑफ कोर्स ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार को देख लेते हैं, अपन चीजें रिकॉल ही कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 22 पॉइंट अगर कहा जाए 454 डिग्री, ठीक है, 22.454 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि 22 डिग्री होगा। बाकी चीजों को मिनट और उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, तो हमने क्या किया, 0.454 डिग्री इसको रिप्रेजेंट करना है, तो 0.454 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 0.454 इंटू 60 मिनट, है ना। 1 मिनट में कितना, 60 डिग्री, सॉरी 60, 1 डिग्री में कितना, 60 मिनट, तो 0.454 में 0.454 इंटू 60 कितना आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा कुछ, अगर 6 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 6 और यहां से आपके पास 2 9 और 6 इंटू 454 कर रहे हैं ना अपन, तो 2924, ठीक है क्या, 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 और 2 और हाँ, तो ये हमारे पास 29.24 ये आ गया हमारे पास मिनट्स के टर्म में। अब 29.24 मिनट्स को भी कन्वर्ट करना हो सेकेंड्स तक, तो कैसे लिख सकते हो कि भाई 29 मिनट तो होगा ही प्लस 0.24 मिनट, और 0.24 मिनट को क्या लिखा जा सकता है, इसको सेकंड में मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 मिनट में कितना, 60 सेकंड, तो 0.24 मिनट्स में कितना हो जाएगा, इंटू 60 कर दो, 14.40, तो 29 मिनट्स और साथ में कहा जाए इसको तो 14.4 सेकेंड्स, ठीक है, तो कितना हो गया ये ओवरऑल, 22 डिग्री 29 मिनट्स 14.4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये बस ऐसे ही जनरल रिकॉल करने के लिए हमने बस बता लिया है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है पोर्शन। तो नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम और रेडियंस सिस्टम। एक्चुअली जब हम 4 लाख डिग्री की बात करने की अभी सोच रहे थे या -50 डिग्री की बात करने की सोच रहे थे, तो ये सभी एंगल्स हमारे पास इसी सिस्टम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम या फिर रेडियंस सिस्टम, ठीक है। तो अभी के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग में हम देखें तो ये तो आपको ये चीज का आइडिया होगा, ठीक है, या फिर हम अभी डिफाइन कर लेते हैं इसको। जैसे सर्कल है, सर्कल के सेंटर O पे बात करें और ये AB है मान लीजिए, ठीक है, तो AB ने अगर यहाँ पे
अगर हम कहें कि 1 रेडियन को रिप्रेजेंट करने के लिए कायदे से सी लगाना चाहिए ऊपर, लेकिन नॉर्मली कोई लगाता नहीं है, ठीक है। 1 डिग्री और 1 रेडियन अलग अलग बातें हैं। 1 सी का मतलब होना चाहिए कि 1 सी रिप्रेजेंट करता है 1 रेडियन को, ठीक है, लेकिन सी नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है। तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए ये सर्कल का रेडियस r है, ठीक है, और अगर कोई एक ऐसा पोर्शन ले जो कि यहाँ एक पोर्शन मान लीजिए इस कर्व के अलोंग है ना, सर्कल के अलोंग, तो ये वाली लेंथ अगर हमारे पास r लेंथ की ही हो, ठीक है, इतना पोर्शन अगर हमारा ये r लेंथ का हो, कर्व लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये r लेंथ हो और ये भी r लेंथ हो, तो हमारे पास ये 1 रेडियन ये रिप्रेजेंट होता है। 1 रेडियन ये हमारे पास एंगल यहाँ पे सबटेंड होता है। तो इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या कहा कि r ये हमारा पास कर्व्ड पोर्शन है, r ये रेडियस है इस सर्कल का, तो यहाँ पे कितना पोर्शन सबटेंड हुआ, AB ने सेंटर पे कितना सबटेंड किया, तो दैट इज 1 रेडियन, ठीक है। तो अब आप ऐसे ही समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कि ये पूरा जो हमारे पास कैलकुलेशन आती है वो इसी सब के बेसिस पे क्या जाती है कि अगर हम AB की लेंथ L लेते हैं, AB कर्व्ड लेंथ की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि A और B को बस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। AB कर्व्ड लेंथ जो है अगर मान लीजिए वो L हो, ठीक है, तो L इज इक्वल टू कितना होता है, रेडियस r इंटू थीटा, और थीटा कैसा होना चाहिए हमारा, थीटा इज इन रेडियन, थीटा रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। L इज इक्वल टू r इंटू थीटा, जहां थीटा कैसा होना चाहिए, रेडियन में, मतलब π/3 है ना, या फिर ऐसा नहीं कि हमारे पास 60 डिग्री सेपरेट होता है तो r इंटू यहाँ पे हमने 60 लिख दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। थीटा हमारे पास जो रख रहे हैं हम वो रेडियन में रिप्रेजेंट होना चाहिए, तो L इज इक्वल टू r इंटू थीटा, इसके बारे में आप सभी को आइडिया होगा ही। और ये कहां से आया, तो हमने कहा कि AB हमारे पास कर्व्ड लेंथ है, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब होता है कर्व्ड लेंथ, AB कर्व के अलोंग हम चल रहे हैं, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू थीटा, ठीक है। ये चीज हमारे पास निकल करके आती है। थीटा ऑफ कोर्स हमने बता दिया कि थीटा कैसा होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हमने यही कहा कि अगर मान लो हमारे पास A और B को मैं 180 डिग्री अपार्ट करना चाहूं, ठीक है, A और B को अगर मैं 180 डिग्री अपार्ट करना चाहूं तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास A इधर आएगा तो B क्या होगा, जस्ट उसके अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो ये ऐसा आप ऐसे समझ सकते हो, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है ना। मान लो ये स्पेशल केस हमने लिया, और इस केस में हम देख सकते हैं कि हमारा जो एक पोर्शन हम ले लें, अगर मान लो इसी की बात करें, AB ने सेंटर पे कितना सबटेंड किया, AB ने सेंटर पे ये पूरा एंगल सबटेंड किया, AB ये कर्व्ड लेंथ थी, इस कर्व्ड लेंथ ने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 180 डिग्री सबटेंड करेगा। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग यही चीज कितनी निकल करके आएगी, हम इसको क्या बोल सकते हैं, सबसे पहले तो L देख सकते हो, ये L कितना है, L कितना है हमारे पास, πr है ना, इज इक्वल टू r इंटू थीटा, तो थीटा कितना आ रहा है, पाई आ रहा है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू पाई, ये रेडियन रहा, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पाई आर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, तो थीटा कितना हो गया, पाई रेडियन। ये पाई रेडियन एक्चुअली एंगल के टर्म्स में, डिग्री के टर्म्स में कहें तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 180 डिग्री को, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब यहां से हम सोचेंगे कि 1 रेडियन कितना हो गया, 180 डिग्री बाई पाई, ये चीज हमें यूज करनी है, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। तो अगर आप पाई से बात करो तो पाई का मतलब क्या होता है, अराउंड 3.14, तो ये करीब निकल करके कुछ ऐसा आता है 57.22 डिग्री के अराउंड, ठीक है। तो 1 रेडियन कितना आता है, अराउंड समथिंग 57.22 डिग्री, ठीक है, ऐसा कुछ आता है। तो इसी चीज को हम सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम कहते हैं, जहां पे हमने क्या किया है, बेसिकली कोरिलेट कर दिया है हमारे रेडियन को हमने डिग्री से, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 13 डिग्री, ठीक है, 13 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 13 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा, बस यहां से देख लेते हैं कि भाई 1 रेडियन का मतलब क्या था, 180 बाई पाई, है ना। तो हमें 13 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, तो बस इसी को यूज करो डायरेक्टली कि भाई 180 डिग्री रिप्रेजेंट्स
पाई रेडियन। नॉर्मली अभी भी मैं कह रहा हूं यहाँ कोई सी तुम्हें दिखेगा नहीं कभी भी, कोई भी रेडियन सिस्टम के लिए नॉर्मली सी यहाँ पे जनरल प्रैक्टिस में यूज नहीं करता है। जब तक डिग्री नहीं है तब तक लेकिन उसको हमेशा रेडियन ही मानना है। जैसे लिख दिया साइन 90 है ना, तो 90 रेडियन में हमें देखना है, 90 हम डिग्री नहीं देखेंगे। जब डिग्री उसे बताना होगा तो डिग्री हमेशा मेंशन की जाएगी। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर हमें ये मान के चलना है कि वो रेडियन की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए 180 डिग्री अगर हमारे पास पाई रेडियन के बराबर है तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री आपका हो गया पाई अपॉन 180, और इसका मतलब 13 डिग्री कितना हो गया, 13 डिग्री हो गया पाई अपॉन 180 इंटू 13। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास बस कन्वर्जन थोड़ा सा करना था यहाँ पे हमने रेडियन और डिग्री के बीच का, और आपको बाकी ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है, थीटा इज इन रेडियन। तो मैक्सिमम चीजें इस पोर्शन में भी आपको पहले से पता रही होंगी। तो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के एंगल मेजरमेंट सिस्टम के आगे का पोर्शन। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स ऐसे मार्क कर लो जिनको हमने 10th तक तो हम पढ़ते जाते हैं बट उसको एक्चुअली यूज नहीं करते। ठीक है, उसमें थोड़ी सी चीजें रॉन्ग है, तो उन चीजों को एक बार को आप पॉइंट आउट कर लो। जैसे कि हम कह लेते हैं कई सारे लोग ऐसा बोलते ही होंगे 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी नहीं होता है, इन्फिनिटी कोई डिफाइंड चीज नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी तो क्या होता है, नोशन होता है। 1090 क्या है, बेसिकली उसको बोलते हैं हम अनडिफाइंड है। ठीक है, 1090 क्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, मतलब वहां पे हम अगर 10x कहा जाए, अगर फंक्शन हम 10x लें तो x की जगह 90 डिग्री हम रख ही नहीं सकते। ठीक है, सीधा सीधा बात ये है, x की जगह 90 डिग्री रखा ही नहीं जाना चाहिए, x की जगह कभी 90 डिग्री होगा ही नहीं। ठीक है, अपन कभी ये नहीं बोलेंगे कि 1090 हमारा कुछ होता है, अपन ये बोलेंगे 10 के साथ में 90 डिग्री रखना ही गलत है। तो सबसे पहली चीज ये कि 1090 डिग्री इज अनडिफाइंड। ठीक है, 1090 डिग्री इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, ये अनडिफाइंड है, वहां पे 90 डिग्री जाना ही नहीं चाहिए। ठीक, अब ऑफ कोर्स मतलब ऐसा नहीं है कि 10 से ही हमें कोई दिक्कत थी। 1090 डिग्री अनडिफाइंड है, कॉट 0 डिग्री जहां पे भी आप इंफिनिटी पहले पढ़ते थे वो एक्चुअली क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। जैसे इसकी तरीके से कॉट के साथ आप 0 डिग्री नहीं लगाओगे कभी भी। ठीक है, इट इज अनडिफाइंड। फिर इसी तरीके से कोसेक के साथ आप कहो तो कोसेक के साथ भी आप 0 डिग्री कभी नहीं लगाओगे। इसका मतलब क्या होता है कोसेक का, कि ये अनडिफाइंड होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेक के साथ 90 डिग्री आप नहीं यूज करोगे, सेक के साथ आप 90 डिग्री नहीं यूज करोगे। ठीक है, तो साइन कॉस में कोई दिक्कत नहीं है, साइन कॉस में कहीं भी इंफिनिटी आता भी नहीं था और वहां पे हम डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते थे। लेकिन यहां पे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास 10 90 10 कॉट 0 सेक 90 कोसेक 0 ये सारी चीजें अनडिफाइंड होती हैं, इनके साथ ये सारे एंगल्स आने ही नहीं चाहिए। ठीक है, इन्फिनिटी हम नहीं बोलेंगे। ठीक, अच्छा, अगर कहीं पे 90 डिग्री हमें रखना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि या तो क्वेश्चन में रॉन्ग है या तो अपन किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 10 के साथ 90 डिग्री, सेक के साथ 90 डिग्री, ये सब चीजें नहीं एग्जिस्ट करती हैं, इनको इन्फिनिटी नहीं बोला जाएगा आपसे। इसका मतलब होता है ये कैसे है, अनडिफाइंड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन एक दो और मार्क कर लेते हैं। जैसे अभी हमने आपको FOM2 में भी इस चीज को बताया था कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू एक्स। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम मान लीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की आगे बात करेंगे, है ना, तो आप सभी को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है, कॉस स्क्वायर होता है, और अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो वो कॉस एक्स नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, अंडर रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, तो विच मीन्स कि ये कितना है, मॉड ऑफ कॉस एक्स है ना। और मॉड ऑफ कॉस एक्स को कैसे लिखा जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स विल बी कॉस एक्स। जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकल के आ जाती है, जब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव है तो वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होके बाहर निकलती है। तो जब अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, तो cos x कहां कहां पॉजिटिव होता है, तो cos x के बारे में आप सभी को पता होगा कि अगर x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो, है ना, फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट का हो तो cos आपका पॉजिटिव रहता है, और बाकी जब हमारे पास x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट का या फिर थर्ड क्वाड्रेंट का हो तो उस समय cos हमारा नेगेटिव होता है।
तो आपको बस क्या देखना है कि आप इसको डायरेक्टली cos x नहीं लिख लेंगे, cos x अगर लिखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, हमें क्या देखना है कि ये मॉड cos x है और साइन कौन सा इसके साथ लगाना है वो डिपेंड करेगा कि x किस क्वाड्रेंट का था, या फिर ऐसे कह लें कि अंदर वाली टर्म अगर हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चीज हमें सबसे पहले देखनी होगी और उसी के बाद हम इसको अंडर रूट से फ्री करेंगे। इसके अलावा देखिए एक और चीज कि जैसे मान लीजिए ये वैसे फॉर्म 1 में भी हमने कवर किया, बट फिर से इसको एक बार को याद करा लेते हैं कि a बाई बी अगर हमें 0 दिया गया है तो a बाई बी 0 होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, इफ, बल्कि ऐसे लिख लो, इफ एंड ओनली इफ a is equal to 0 and b is not equal to 0। ठीक है, b नॉन जीरो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं, अब कोई ये नहीं करेगा कि b की जगह इंफिनिटी आ गया तो हमने 0 कह दिया, नहीं। इंफिनिटी अगर आया तो इसका मतलब कि फिर से कुछ रॉन्ग हो गया। ये हमने पहले ही बोला था कि 1 अपॉन इंफिनिटी, तो इंफिनिटी वहां बन ही नहीं रहा होगा, एक्चुअली कुछ और चीज हो रही होगी, वो हमारे पास एक तरीके से कहें गलती से हमारा इंफिनिटी आ गया है। तो a बाई बी इज इक्वल टू 0 अगर कहा जा रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि उस समय हमारा न्यूमरेटर 0 था और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर हमारा कैसा था, नॉन जीरो था। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर नॉन जीरो रहेगा तभी हमारे पास ओवरऑल टर्म डिफाइन होगी। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर आगे की बात ही नहीं करनी। मतलब कि अगर हमसे कोई ये सोचे कि ये 5 था और नीचे इंफिनिटी आया होगा तो 0 बन गया होगा, ये बात गलत है। ठीक है, इंफिनिटी यहां पे नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं आएगा और हमारे पास इस चीज को लिखने का बस यही सेंस था कि हमारा न्यूमरेटर 0 होना चाहिए और ऑफ कोर्स डिफाइंड होने के लिए हमारा जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तभी केवल इस मतलब हम a बाई बी को 0 बता सकते हैं। नेक्स्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं। हमारे पास जैसे मान लीजिए कि इस पे अब मान लो कि हमें डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में देखना है, तो हम कैसे कैसे बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं क्या कि 3, जैसे 3 से डिविजिबिलिटी की टर्म्स में गए तो कुछ इंटीजर्स ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड करूं मैं तो रिमाइंडर उनमें 0 आएगा, तो उन नंबर्स को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, 3n टाइप के नंबर्स हैं। ठीक है, अच्छा कुछ ऐसे इंटीजर्स होंगे जो कि 3 से मैं डिवाइड करूं तो 1 इंटीजर 1 जो है वो हमारे पास रिमाइंडर आए, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको 3 से डिवाइड करूं तो हमारे पास 2 रिमाइंडर आए। ठीक है, अब ये बताओ मुझे 3n 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2 ये तीनों मिल करके क्या हर एक इंटीजर को, निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी इंटीजर को कवर कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? 3n 3n प्लस 1 3n प्लस 2 ये तीनों मिल करके हर एक पॉसिबल इंटीजर को कवर कर लेंगे या नहीं? हर एक पॉसिबल इंटीजर इनसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, और कोई स्पेस में ऐसा नंबर तो हो ही नहीं सकता जिसको मैंने 3 से डिवाइड किया तो 0 रिमाइंडर आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 3 से डिवाइड करें और 5 रिमाइंडर आ जाए? नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं, टर्म को ध्यान देना क्या बोला जा रहा है, 3 से डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में अगर मैं सोचूं तो हर एक नंबर, हर एक इंटीजर जो है उसको कैसा बोला जा सकता है, या तो वो 3n टाइप का होगा, या तो वो 3n प्लस 1 होगा, या तो 3n प्लस 2 होगा। इसी तरीके से 5 से डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में सोचो तो क्या हो सकता है, 5n हो सकता है, 5n प्लस 1 हो सकता है, 5n प्लस 2 हो सकता है, 5n प्लस 3 हो सकता है ना, 5n प्लस 4 हो सकता है। यही सारे नंबर्स पॉसिबल है और तो कुछ है नहीं। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो कोई भी इंटीजर हो हमेशा वो क्या रिमाइंडर दे सकता है, या तो 0, या तो 1, 2, 3 या फिर 4। अब कोई कहे -17 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो -17 को यहां पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, दिस इज 5 इंटू -4 प्लस 3 लिखा जा सकता है ना, तो ये भी क्या हो गया, 5n प्लस 3 टाइप का नंबर हो गया। ठीक है, तो हम जो भी इंटीजर है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हम 3 से डिवाइड करके देख रहे थे तो हमारे पास 3 टाइप के नंबर्स स्पेस में पॉसिबल हो सकते हैं, 3 टाइप के इंटीजर नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। क्या है वो, 3n 3n प्लस 1 3n प्लस 2। इसी तरीके से 5 के रिस्पेक्ट में हमने देखा 5n प्लस 1 5n प्लस 2 5n प्लस 3 5n प्लस 4 के रिस्पेक्ट में भी ऐसे ही हो सकते हैं भाई, 4n, ठीक है, 4 से डिवाइड किया 1 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड किया 2 रिमाइंडर, 4 से डिवाइड किया 3 रिमाइंडर। ठीक है, यही सारे केवल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हर एक नंबर अगर हम डिवाइड करके देखें तो या तो वो 0 रिमाइंडर दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है या फिर 3 दे रहा है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, और कुछ कन्वर्ट, मतलब इसको कहने का मतलब क्या था कि आप डिविजिबिलिटी के रिस्पेक्ट में हर एक नंबर को डिफाइन कर सकते हो कि क्या क्या टाइप के नंबर्स हो सकते हैं।
तो अगर हमें 7 से डिविजिबिलिटी देखनी है तो हम क्या डिफाइन करेंगे कि दुनिया का हर एक इंटीजर जो है वो क्या हो सकता है 7n, 7n+1, 7n+2, 7n+3, 7n+4, 7n+5 एंड 7n+6 हो सकता है। ठीक है, ये चीज हम केवल डिफाइन करेंगे। इसके बाद एक और चीज साथ में हम कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे कई बार ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया कि 3n+5 है नंबर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि 3n+5 क्या है। 3n+5 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, दिस थिंग इज सेम एज 3n+1+2, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भले ये लिखा 3n+5 है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है, जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना जा रहा है, 2 जा रहा है। ठीक है ना, रिमाइंडर हमारे पास 2 बच रहा है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम कहें, मान लीजिए हमारे पास दिया जाए 4n-12 या 4n-12 भी नहीं, 4n- मान लो कहा जाए 13, तो इसमें आप कैसे देखोगे। ठीक है, 4n-13, अब इसके लिए क्या कर सकते हो आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। आप इसको ऐसे ट्राई करो, 4 × n-4+3, ये रिप्रेजेंट हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4n-13 का मतलब हुआ कि जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, 3 रिमाइंडर बचेगा। n-4 हमने इंटू कर लिया और बाकी अगर हम कहें तो +3 और हमें ऐड करना पड़ रहा है। तो अगर हम 4n-13 नंबर को कहा जाए तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है कि जब आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो ये वापस से हमने कुछ पुराने बेसिक्स और कहें फंडामेंटल्स, उन पार्ट्स को एक बार को क्लियर कर लिया है। अब अपन स्टार्ट करते हैं सर्कुलर सेक्टर्स। तो नेक्स्ट अपन सर्कुलर आर्क और सेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब इसमें देखिए आपको सर्कुलर आर्क या सेक्टर का मतलब क्या क्या है वो चीज एक बार को देख लेते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी। ठीक है, तो ये जो ए बी कर्व पाथ था उसको अपन क्या बोलेंगे, सर्कुलर आर्क बोलेंगे। ठीक है, और इसकी लेंथ को कैसे अभी रिप्रेजेंट किया था हमने, तो ये चीज तो आपको पता ही है। यहाँ पे आपने कहा थीटा एंगल ये सबटेंड करता है। ठीक है, ए बी जो है हमारे पास सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है। तो ए बी कर्व पाथ जो है, मान लीजिए इसकी लेंथ एल है ना, इसकी लेंथ एल है। हम ए बी को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम कर्व पाथ के अलॉन्ग जा रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा सर्कुलर आर्क। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। ए बी इज इक्वल टू, इसकी लेंथ को एल बोला गया, तो दिस विल बी इक्वल टू आर इंटू थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, थीटा इज इन रेडियन, है ना बात। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसको कहे सर्कुलर आर्क की ये तो लेंथ आ गई। सेक्टर क्या है भाई, तो सेक्टर का मतलब है ये पूरा पोर्शन। ठीक है, ये पूरा पोर्शन जो है वो सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, तो सेक्टर का एरिया कितना आता है हमारे पास, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, पूरे एरिया OAB की बात की जा रही है। मतलब ऐसा नहीं OAB ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर OAB, उसको बोला जाएगा सर्कुलर सेक्टर। और ये कितना होता है, ये होता है हमारा हाफ r² और इंटू थीटा के बराबर। ऑफ कोर्स यहाँ थीटा फिर से कैसा होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, अब एक आध चीजें और भी देख लेते हैं हम इसी से रिलेटेड। अब जैसे मान लो कि हमारे पास ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट आपका बी था मान लो, और इसको हमने कहा कि इसने सबटेंड किया कुछ एंगल थीटा, ये मान लो मेरा सेंटर है। और इस लेंथ को मैं एक बार को ज्वाइन कर लेता हूं डायरेक्टली भी। ठीक है, ये ऑफ कोर्स हमारी सर्कुलर आर्क की लेंथ नहीं है, ए बी हमने अलग से ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो हम कैसे देख सकते हैं इस चीज को, अगर हम ट्रायंगल AOB का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, तो वो कितना आएगा, कैसे निकालेंगे। तो क्या करना होता है, आप देखो ये R है आपका, है ना। आपको ये पता ही होगा कि जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो कहां पे आता है, मिड पॉइंट पे आता है, और 90 डिग्री पे सबटेंड कर, 90 डिग्री पे मतलब एक तरीके से AB के परपेंडिकुलर रहेगा। तो इस पॉइंट को अगर मैंने M बोल दिया, ठीक है, ये काफी ज्यादा काम आने वाला है, ये वाला पर्टिकुलर जो हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या कहो, किसी भी चैप्टर में कह लो, ये वाला बहुत ज्यादा यूज आ जाता है सर्कल्स के लिए, कि हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सेंटर से परपेंडिकुलर कहां पे आएगा, मिड पॉइंट पे आएगा AB के। और वो क्या करेगा, अगर ये टोटल एंगल थीटा था तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास θ/2, और यहाँ पे आ जाएगा फिर से आपके पास θ/2। ये आप सभी को पता ही होगा, ये आपने पढ़ा ही होगा, प्रूफ किया होगा कि एंगल्स, ये जो थीटा था वो भी बाइसेक्ट हो जाता है और बचता कितना है, दोनों साइड में θ/2 θ/2।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी की बात करें तो वो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होती है ना एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस के लिए अब देखो आप जरा, ये r है, ये 90 डिग्री, यहां थीटा बाई 2, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, r साइन थीटा बाई 2, यही हो जाएगी ना am। am लेंथ को हम बोले तो बेस हमारा हम बोल सकते हैं क्या, बेस इज इक्वल टू 2am बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो बेस कितना हो गया हमारा 2am, और इंटू हाइट, हाइट का मतलब क्या है, om है। तो अपन लिखते हैं अब इसको हाफ 2am, am का मतलब कितना हो गया, am का मतलब हुआ r साइन थीटा बाई 2, तो इसको लिख लिया हमने r साइन थीटा बाई 2। om का मतलब क्या हुआ, r cos थीटा बाई 2, तो इसको भी लिख दिया हमने r cos थीटा बाई 2। कितना आएगा यहां से, ये आ जाएगा हमारे पास कुछ हाफ, एज इट इज रहने दो, r स्क्वायर रहने दो, इसके अलावा बचा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ना पता हो, बट 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कितने के बराबर हो जाता है, साइन थीटा के बराबर। तो मे भी हो सकता है फिजिक्स में पढ़ाया गया हो, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो अगर a की जगह आप थीटा बाई 2 रख दो तो 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। तो यहां से एरिया कितना निकल करके आया, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो आपके पास अगर इस ट्रायंगल की बात करूं मैं, तो ट्रायंगल का एरिया कितना निकल करके आया, हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। और टोटल सेक्टर के एरिया की बात करूं तो टोटल एरिया सेक्टर का कितना था, हाफ r स्क्वायर थीटा। तो अगर कोई कहे ये स्मॉलर पोर्शन जो है, ठीक है, उसका एरिया कितना है, स्मॉलर पोर्शन का मतलब हुआ आपका ये वाला रीजन, ये, ठीक है, ये स्मॉलर पोर्शन का एरिया कितना है। तो स्मॉलर पोर्शन के एरिया के लिए हम क्या करेंगे, हाफ r स्क्वायर थीटा में से इसको हाफ r स्क्वायर साइन थीटा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन भी इसी पोर्शन पे रिलेटेड कर लेते हैं एक बार को। तो आगे अपने पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है, लेट a एंड b आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सच दैट AB मेक्स 30 डिग्री एट सेंटर, ठीक है। इफ सर्कल इज कट अलोंग AB फाइंड एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक सर्कल है, सर्कल पे हम हमारे पास 2 पॉइंट्स ले लिए हमने, A और B, ऐसे पॉइंट्स हैं ये जो कि यहाँ पे कुछ एंगल सबटेंड करते हैं 30 डिग्री का, ठीक है, सेंटर पे। और हमसे कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास सर्कल को कट किया जाए अलोंग AB कट करने का मतलब क्या है, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से अगर इसको कट कर दिया गया तो स्मॉलर पार्ट का एरिया, स्मॉलर पार्ट का एरिया मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने इसका एरिया निकाला था ना, तो एरिया निकाला था, कितना आया था ये, हाफ r स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, यही आया था, हाफ r स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हाफ r स्क्वायर का मतलब 25, थीटा माइनस साइन थीटा, तो थीटा कैसे रखेंगे हम, 30 डिग्री है, 30 डिग्री को अगर हम रेडियन में देखना शुरू करें तो कितना हो जाएगा, वो पाई बाई 6 हो जाएगा, होगा ना, कि भाई 180 डिग्री हमारा कितना था, पाई के बराबर था, तो 30 डिग्री कितना होगा, पाई बाई 6 होगा कि नहीं। और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 माइनस साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 का मतलब कितना हो गया, हाफ, तो वैल्यू कितनी हो गई, हाफ इंटू 25 पाई बाई 6 माइनस हाफ, ये हमारे पास इसका भी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था, बस हम यहाँ पे थीटा उटा की वैल्यू कुछ रखना चाह रहे थे, एक बार को रेडियन में रखेंगे और इस फॉर्मूले का मतलब क्या है वो हमने इस एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने का। तो नेक्स्ट केस अपन डिस्कस करते हैं रेगुलर पॉलीगन्स एंड पॉलीगन्स का, ठीक है। सबसे पहले तो हम आपको ये चीज बता देते हैं कि हम कौन से पॉलीगन की बात करने वाले हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन की। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या होता है, कोई भी एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब है कुछ इस तरीके के ही केसेस की बात की जाएगी, है ना, इस तरीके के। 180 से ज्यादा कैसे हो सकता है, तो उसकी बात भी दिखा देता हूं मैं एक बार को, वैसे इसको पढ़ना नहीं है हमें, इस तरीके का कुछ हो, ठीक है। तो ये देखो, ये एंगल कैसा हो गया, 180 से ज्यादा का हो गया ना, ठीक है। तो इंटरनल एंगल 180 से ज्यादा है, उसको बोलते हैं हम कॉनकेव पॉलीगन, बट उसको हम पढ़ना नहीं है फिलहाल। हमें कॉन्वेक्स पॉलीगन, इस तरीके के केसेस की केवल बात करनी है जहां हर एक इंटरनल एंगल कैसा होता है, 180 से छोटा होता है, ठीक है।
तो इनकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे फर्स्ट केस अगर हम देखें तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स कितना होता है? सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इन एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है, एन साइडेड पॉलीगन। अब चाहे वो रेगुलर हो या ना हो, हमेशा ही एन साइडेड पॉलीगन के लिए अगर हम कहें तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स कितना होगा? n-2 इंटू पाई, ठीक है, n-2 इंटू पाई। अगर हमारे पास एक अगर हम कहें हेक्सागन है तो हेक्सागन के लिए कितनी साइड्स हो गई? 6 साइड्स हो गई। 6 साइड्स हो गई तो हमें कितना करना है? n की जगह पे 6 रखना है। तो अगर हम कहा जाए कि फॉर n इक्वल टू 6 या फिर फॉर हेक्सागन कितना हो गया? ये 6-2 इंटू पाई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 पाई विच इज इक्वल टू 720 डिग्री। पाई कितना था? 180 डिग्री था। तो 4 पाई कितना हो गया हमारा? बेसिकली 720 डिग्री। ये सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स हो गया, ठीक है। अब ये हमेशा ही होगा एन साइडेड पॉलीगन के लिए, रेगुलर होने की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमेशा ही ये कितना होगा? n-2 इंटू पाई के बराबर होगा। और एक चीज देख लेते हैं कि इफ पॉलीगन इज रेगुलर, ठीक है, अगर पॉलीगन रेगुलर है उस केस की बात कर लेते हैं। इफ पॉलीगन इज रेगुलर तो हर एक इंटरनल एंगल आपस में कैसा होगा? बराबर ही होगा, ठीक है। और मतलब क्या हुआ कि n इंटरनल एंगल्स हैं और वो सभी आपस में बराबर हैं, उनका सम कितना है? n-2 पाई के बराबर है, ठीक है। तो मतलब आप सोचो कि हर एक एंगल मान लो x है और n ऐसे एंगल्स हैं, तो कितने हो गए? nx किसके बराबर होगा? n-2 इंटू पाई के बराबर। तो x कितना हो गया? निकाल सकते हैं। तो बस वही चीज कही जा रही है कि इफ पॉलीगन इज रेगुलर देन ईच एंगल इज n-2 पाई अपॉन n, ठीक है। हर एक एंगल बराबर होगा तो सबके बराबर बराबर n पार्ट्स कर दिए। कितना हो गया? n-2 पाई बाई n के बराबर होगा हर एक इंटरनल एंगल। तो अपन इसके लिए देखते हैं कि एन साइडेड पॉलीगन है जिसके हमने कुछ पॉइंट्स एक तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। आप मान लो इसको इस तरीके का कुछ कि ये a1 है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स को a2 a3 है ना, और इसी तरीके से मान लिया मैंने कि ये वाला जो वर्टेक्स है वो nth वर्टेक्स है, a1 a2 a3 ऐसे करते हुए n तक आया है। सभी को प्लॉट नहीं किया गया, उसका एक पोर्शन हमने प्लॉट कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके का मान लो एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन था, और इस पॉलीगन के लिए अब हमें बहुत सारी चीजें आपस में डिस्कस करनी है, ठीक है, एंगल से रिलेटेड। एंगल्स और वो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आप साइन कॉस जानते हो उसी को कोरिलेट करते हुए। तो यहाँ पे देखो आप क्या बोलोगे कि ये जो हमारे पास एन साइडेड पॉलीगन था वो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है? 2 पाई सबटेंड करेगा ना। तो अगर टोटल एंगल यहाँ पे कितना होता? 2 पाई होता। तो आप सोचो इसको हम ऐसे बना सकते हैं क्या कि एक हमने इस तरीके का हिस्सा बनाया, फिर हमने इस तरीके का बनाया, फिर हमने इसी तरीके का इधर बना लिया, इधर बना लिया। ऐसे एन ट्रायंगल्स बनेंगे कि नहीं? ठीक है, इस तरीके के एन ट्रायंगल्स बनेंगे। A1 A2 O को ज्वाइन किया, फिर ऐसे ही O A2 A3, फिर ऐसे ही O A3 A4, ऐसे करके हमारे पास एन ट्रायंगल्स बनेंगे। अब इन एन ट्रायंगल्स के लिए अगर मैं कहूं तो सभी आपस में कैसे हैं? सारे ट्रायंगल्स आपस में बराबर ही हैं भाई, दोनों कोई डिफरेंस तो है नहीं। अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो सभी आपस में कैसे हैं? इक्विवेलेंट है, कोई उनमें डिफरेंस नहीं है। तो अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये सभी एन के एन ट्रायंगल्स मिल करके इस सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करते थे? 2 पाई। तो एक ट्रायंगल कितना सबटेंड कर रहा होगा? ये वाला एंगल कितना आएगा? हम बोल सकते हैं क्या? दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई n, बोल सकते हैं। हाँ, तो अगर ये एंगल 2 पाई बाई n है तो फिर आगे हमें क्या करना है? हमने बोला कि ये मान लीजिए A1 A2 था, A1 A2 साइड की लेंथ जो थी हमारे पास वो A थी, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन है, इसका मतलब हर एक साइड की लेंथ कितनी होगी? A होगी। फिर हमने कहा कि आइए इसको अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। तो ये परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर लिया और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने M, है ना। तो आप देखो ये 2 पाई बाई n था, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो आपको दिख रहा है क्या कि ये दोनों लेंथ्स आपस में बराबर आएंगे कि नहीं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे। यहां पे हमारे पास ये दोनों लेंथ्स आपस में बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर, दोनों कितने होंगे? पाई बाई एन। टोटल एंगल कितना था? 2 पाई बाई एन। अब उसके 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, कितना हो गया हर एक एंगल? पाई बाई एन हो गया, ठीक है। तो अब आप देखो अगर ट्रायंगल मान लो अब मैं यूज करता हूं OMA1, ठीक है, ट्रायंगल मैंने यूज किया OMA1, तो इसका मतलब क्या होगा? ये A है तो
आप देखो A1M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। तो यहां पे हम देख लेते हैं एक बार को, A1M हमारा कितना है, a/2 है। तो ये लेंथ आपका a/2 है। यहां पे हमारे पास कितना था, एंगल π/n था। तो हम कह सकते हैं क्या कि OM लेंथ कितनी होगी, यहां से निकल जाएगा OM अपॉन A1M इज इक्वल टू कितना होगा, इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्या, OM अपॉन A1M। तो इसको बोला जा सकता है cot π/n बोला जा सकता है या नहीं, ठीक है। OM अपॉन A1M ये कितना हो गया हमारा, cot π/n। और A1M की वैल्यू कितनी थी, a/2। तो OM लेंथ कितना आ गया यहां से, a/2 cot π/n। ये चीज है, ये निकल करके आ गया आपका। और क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं इसी तरीके से, और हम ये बता सकते हैं क्या कि ये लेंथ OA1 कितनी होगी, OA1 की बात कर लेते हैं। तो OA1 मतलब हम ऐसे लिखना चाहें अगर इसको कि A1M, ठीक है, A1M अपॉन OA1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा, तो इज इक्वल टू आएगा आपका sin π/n के बराबर। A1M अपॉन OA1 इज इक्वल टू sin π/n के बराबर। तो इसका मतलब आप देखो A1M की वैल्यू आपके पास कितनी थी, a/2 थी। तो OA1 कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a/2 sin π/n डिनोमिनेटर में आया, इसका मतलब हुआ cosec π/n, ठीक है। OA1 इज इक्वल टू a/2 cosec π/n। तो ये आपके पास लेंथ निकल करके आ गई। आप कहें तो एक तरीके से ये परपेंडिकुलर लेंथ या हाइट कहें तो वो निकल करके आ गया। आपके पास OM की लेंथ आ चुकी है और A1M की भी लेंथ आ चुकी है। सॉरी A1M तो खैर a/2 हमें पता ही था, OM निकल आया और OA1 निकल आया है अपने पास, ठीक है। अब इसके आगे अपन कुछ डिस्कस करें तो यहां पे भी देखो ऑफ कोर्स ये वाले एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी कैसा होगा, थीटा ही होगा। और इसके बेसिस पे अपन कुछ एरिया वगैरह की भी बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन। तो एरिया ऑफ पॉलीगन की बात करूं मैं, एरिया ऑफ पॉलीगन, तो पूरे पॉलीगन के एरिया के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, पूरे पॉलीगन को मैं इस तरीके के एन ट्रायंगल्स में मैंने बांट लिया है। तो इसका मतलब अगर मैं एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं और इनटू n कर दूं तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ पॉलीगन के लिए हम क्या बोलेंगे, n इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल OA1A2। OA1A2 एक ट्रायंगल का एरिया लिया और इंटू n कर दिया तो हमारे पास पूरे पॉलीगन का एरिया आ जाएगा कि नहीं। तो हम बस इसका एरिया लिखना शुरू करते हैं। कितना होगा, n इंटू एरिया मतलब हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है, बेस है हमारा A1A2, ठीक है, और हाइट कितनी है, तो हाइट है हमारी OM, है ना। और अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं n इंटू हाफ इंटू A1A2। A1A2 कितना था, A था। और OM की बात करें तो OM हमने यहां से निकाला अभी, a/2 cot π/n। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, na²/4 cot π/n के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन निकल करके आ गया, na²/4 cot π/n। आपको फॉर्मूला याद रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि निकाला कैसे गया था। बस ये ट्रायंगल का अगर ध्यान रखोगे तो पॉलीगन्स के बहुत सारे केसेस आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ और भी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम, जैसे इस रेगुलर पॉलीगन का सर्कम सर्कल समझते हो। सर्कम सर्कल का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जो कि सारे वर्टाइसेस को टच करता हो, सारे वर्टाइसेस के थ्रू पास करता हो, ठीक है। और इन सर्कल का क्या मतलब होता है, जो कि सारी साइड्स को टच करता हो। आपने ट्रायंगल के लिए तो देखा ही होगा ना इस चीज को, कि भाई ट्रायंगल के लिए अगर हम बात करें एक बार को, तो ट्रायंगल के लिए ये हमारा सर्कम सर्कल होता है, ठीक है, जो इन सारे वर्टाइसेस को टच करके जाता है। और ये हमारा इन सर्कल होता है जो कि हमारे पास सारी साइड्स को टच करता है। पॉलीगन के लिए भी होगा। अब उन पॉलीगन के लिए जो हमारे पास सर्कम सर्कल या इन सर्कल बनेगा, उसका हम एक बार को रेडियस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप इन सर्कल, सॉरी पहले हम सर्कम सर्कल की बात करते हैं। सर्कम सर्कल के लिए देखें तो सर्कम सर्कल का मतलब क्या है, सर्कम सर्कल का मतलब होगा कि वो इस तरीके से इस पॉइंट से है ना, ऐसे करके पास करेगा। माय ड्राइंग इज नॉट वेरी गुड, प्लीज इसको कंसीडर करना। तो देखना इस चीज को, ये पॉइंट A3 लिया, A2 लिया, A1 लिया, इनको टच करते हुए हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ होगा। अब
ये सर्कल जो हमारे पास ड्रॉ होगा, ये क्या होगा, इसका सर्कम सर्कल होगा, सारे वर्टाइसेस को ऐसे टच करके जा रहा है, यही हमारा क्या होगा, सर्कम सर्कल होगा। अब इस सर्कम सर्कल का हमको क्या करना है, हमें इसका रेडियस निकालना है। तो आप बताओ इसका रेडियस क्या होगा। ऑफ कोर्स इस सर्कम सर्कल का सेंटर कहां आएगा, सर्कम सर्कल का सेंटर तो यही आएगा ना, जो हमारे पास पॉलीगन का सेंटर था वही तो सर्कम सर्कल का भी सेंटर होगा, या फिर कहें सर्कम सेंटर कहां पे होगा, जो हमारा पॉलीगन का सेंटर है। तो इस चीज को अगर दिक्कत हो किसी को समझने में तो इस चीज को पॉइंट आउट करके लिख भी लो कि अगर हम रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो सर्कम सेंटर आएगा वो कहां पे आएगा, उसके पॉलीगन के सेंटर पे आएगा। तो हमारे पास अगर ये सेंटर है और ये सर्कल है तो आप बताइए कि इसकी रेडियस कितनी होगी। तो क्या देखोगे, OA1 ये रेडियस का काम करेगा ना, OA1 यही तो रेडियस का काम करेगा। OA1 कह लो, OA2 कह लो, OA3 कह लो, यही सब तो रेडियस है हमारे। तो अगर हम कहें कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, तो इसको भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल कितना आएगा, देख लो वैल्यू कितनी हो जाएगी, OA1 के बराबर। और OA1 अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, कितना है वो, a/2 कोसेक पाई बाई n। तो अगर आपको ये पता है कि हमें ट्रायंगल के सॉरी पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए मैक्सिमम केसेस हमारे कैसे सॉल्व होते हैं, इस ट्रायंगल से सॉल्व होते हैं, तो आप सर्कम सर्कल की भी रेडियस वगैरह फाइंड आउट आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से इन सर्कल की भी बात कर लो, रेडियस ऑफ इन सर्कल। अब बताओ इन सर्कल का रेडियस क्या होगा, इन सर्कल का भी सेंटर तो यही आएगा ना, और रेडियस कितना होगा। तो हम क्या चाहते हैं इस बार, हमारी साइड्स टच होनी चाहिए। साइड्स टच होने का मतलब क्या है, आप साइड्स टच अगर कराओगे तो ये वाला पॉइंट जाएगा ना, इस तरीके का सर्कल, ऐसा कुछ, ऐसा है ना, इस तरीके का कुछ होगा सर्कल। ठीक है, तो अब आप देखो कि इस सर्कल के लिए अगर हम कहें तो रेडियस क्या होगा, इस सर्कल के लिए रेडियस होगा ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट की डिस्टेंस, यही होगा ना। तो ओरिजिन से लेकर के इस पॉइंट मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब कि OM, यही रेडियस का काम करेगा। इन सर्कल का रेडियस OM कहलाएगा, और OM की लेंथ भी अभी हमने निकाली थी, कितना था वो, a/2 cot पाई बाई n। तो ये भी हमारे पास कुछ फॉर्मूले हमारे पास निकल करके आ गए। हमें इन फॉर्मूलों को याद बहुत रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, याद रख लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। कुछ समय हो सकता है, कुछ 10 सेकंड बच जाए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि रेगुलर पॉलीगन के लिए इस तरीके के सारे डिस्कशंस हमारे कहां से आते हैं, इस ट्रायंगल के डिस्कशन से आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने OM और OA1 ये सारी लेंथ्स हमने निकाल ली। इनके बाद हमने क्या किया, एरिया ऑफ पॉलीगन भी निकाल लिया, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल, ये दोनों भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो पॉलीगन का पार्ट अगर हम कहें तो मैक्सिमम पोर्शंस रेगुलर पॉलीगन्स के लिए आपको इसी ट्रायंगल के डिस्कशन से आपको मिलते रहेंगे। एक और लास्ट पॉइंट हम इसमें से देख लेते हैं पॉलीगन से रिलेटेड, और ये बात अब रेगुलर के लिए नहीं की जा रही है, किसी भी पॉलीगन के लिए की जा रही है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स में अगर कहा जाए तो दो तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके आपके जो हैं वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, बट थोड़ा सा आपको इसको समझना पड़ेगा। क्या है, सबसे पहले देखिए, आप नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए ये चीज समझ सकते हो कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का मतलब क्या होगा। हम दो वर्टाइसेस को ज्वाइन कर दें, दो वर्टाइसेस को अगर ज्वाइन कर दे तो हमारा डायगोनल बन सकता है, लेकिन साथ में साथ आपकी साइड्स भी बन सकती हैं, है ना, आपकी साइड्स भी बन सकती हैं और इसके अलावा डायगोनल भी बन सकता है। ठीक है, तो अगर पहला तरीका अगर मैं कहूं तो हमारे पास एन साइडेड पॉलीगन था, कोई भी दो वर्टेक्स मैंने चूज कर लिए। अगर आपको याद हो तो सेट्स में हमने इस चीज को बोला था कि अगर 10 में से 5 चीज चूज करनी है तो कैसे लिखते हैं हम उसको, 10C5, और उसका एक्सपेंशन भी हमने उसका डिस्कस किया था कि 10C5 का मतलब क्या होगा। असाइनमेंट वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें ये चीज आपकी डिस्कस थी। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे कि n में से दो चीजें आपको सेलेक्ट करनी है। अगर मान लीजिए, ठीक है, हमारे पास n वर्टाइसेस होते हैं ना, n वर्टाइसेस में से कोई भी दो वर्टेक्स हम सेलेक्ट कर लें, तो n में से कोई भी दो वर्टेक्स सेलेक्ट करने का तरीका कितना होगा, NC2 होगा कि नहीं होगा। n में से कोई भी दो वर्टेक्स हम सेलेक्ट कर लें, NC2। लेकिन अभी हमने कहा कि दो वर्टेक्स सेलेक्ट करने से ऐसा भी हो सकता है ना कि मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट कर लिया, ये दो वर्टेक्स सेलेक्ट हो गए। अब ये दो वर्टेक्स को अगर हमने ज्वाइन किया तो हमारी तो साइड बनी ना, डायगोनल थोड़ी ना बना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ साइड्स भी तो यहाँ पे आ रही होंगी। ये n में से जब आपने दो वर्टेक्स कोई भी चूज किए तो NC2 तो हुआ, लेकिन इनमें क्या क्या आया, कुछ डायगोनल्स आए और कुछ हमारे पास इस तरीके के केसेस भी हुए।
है ना। और इस तरीके के कितने केसेस गए होंगे, मतलब कितनी साइट्स रही होंगी, उतने ही केसेस जाएंगे ना भाई। A1 A2 ऐसे A2 A3 A1 AN A3 A4, यही सब तो केसेस होंगे जो कि डायगोनल नहीं बनाएंगे, बल्कि वो क्या है, साइट्स है। तो नंबर ऑफ साइट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आती है NC2 के लिए, मैंने क्या बोला था, NC2 का मतलब है 1 into 2 into 3 up to n डिवाइडेड बाई 2 जो है 1 into 2, और नीचे क्या आएगा 1 into 2 into 3 into n minus 2 तक मान लीजिए, है ना, ये आ जाता था। तो आप देखो 1 से लेके n minus 2 ऊपर में भी कट होगा ना, 1 2 3 4, कहीं n minus 3 होगा, n minus 2 n minus 1 n minus n यहां तक है। तो अगर हम देखें तो 1 2 3 n minus 2 ऊपर में भी रहा होगा, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना भाई, माइनस n और है 1 2 3 अप टू ऊपर में एक n minus 3 है, n minus 2 आया होगा, n minus 1 आया होगा, n आया होगा, है ना। और नीचे हमारे पास 1 into 2 2, और बाकी ये हमारे पास पूरा बड़ा वाला पोर्शन माइनस n। तो आप देखो 1 से लेके n minus 2, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन को कट कर देगा, बाकी बचेगा आपका n minus 1 by 2 minus n, और वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से सिंप्लीफाई करके n minus 3 by 2। अगर किसी को ये समझने में दिक्कत हुई है तो अभी वो फॉर्मूला इसका याद रख ले, आगे अपन जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए एक और चीज इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहा था एक और मेथड है, एक और मेथड क्या हो सकता है, तो हम ऐसे सोचेंगे, हमने एक वर्टेक्स उठाया A1, इससे मैं कितने डायगोनल्स बना सकता हूं ये समझो, ठीक है। इतना परमुटेशन कॉम्बिनेशन की जगह ये छोटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन अब हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। छोटे कॉन्सेप्ट एक तरीके से आपको दिखने में छोटे लगेंगे कम से कम। तो A1 एक वर्टेक्स हमने चूज किया, ठीक है। अब ये सोचो कि A1 से कितने ऐसे तरीके मुझे मिल सकते हैं जिनसे मैं डायगोनल बना लूं। तो आप क्या सोचोगे, एक तो ये वर्टेक्स चूज हो गया है, ठीक है। एक और वर्टेक्स मुझे चूज करना पड़ेगा डायगोनल बनाने के लिए, तो मैं ऑफ कोर्स किसको किसको चूज कर सकता हूं, A2 को नहीं कर सकता, A1 को दूसरा वर्टेक्स नहीं चूज कर सकता, AN को मैं दूसरा वर्टेक्स नहीं चूज कर सकता, ठीक है। तो आप सोचो इस पॉइंट को मैं यहां से ज्वाइन कर सकता हूं, डायगोनल बनेगा, यहां से ज्वाइन कर सकता हूं, यहां से ज्वाइन कर सकता हूं, यहां से ज्वाइन कर सकता हूं, ऐसे करके ज्वाइन कर सकता हूं ना। कितनी जगहों से ज्वाइन कर सकता हूं मैं इस पॉइंट को, आपको दिखेगा कि टोटल हमारे पास n वर्टेक्स थे, जिसमें से 3 वर्टेक्स रिजेक्ट हो गए, है ना भाई। A1 से स्टार्ट करके अगर हमें डायगोनल बनाना है तो A1 से स्टार्ट करके हम A2 को नहीं बना सकते, AN को नहीं बना सकते, A1 से स्टार्ट करके A1 को नहीं बना सकते डायगोनल। A1 A1 ये कोई डायगोनल नहीं होगा, A1 A2 ये भी डायगोनल नहीं होगा, A1 AN ये भी डायगोनल नहीं होगा। तो 3 केसेस रिजेक्ट हो गए, बाकी हर एक वर्टेक्स जो है डायगोनल बनाने में कंट्रीब्यूट करेगा, A1 के साथ डायगोनल बनाएगा। तो देखो एक A1 के लिए हमारे पास कितने डायगोनल्स मिले, टोटल n वर्टेक्स थे, जिनमें से 1 2 3 रिजेक्ट हो गए। तो कितने पॉइंट्स बचे हमारे पास, n minus 3 वर्टाइसेस। तो एक A1 के लिए कितने वर्टाइसेस अवेलेबल थे, n minus 3। n minus 3 ऐसे वर्टाइसेस थे जो कि A1 के साथ डायगोनल बनाने के लिए रेडी थे। तो आप बताइए कि टोटल कितने रहे होंगे, टोटल मतलब A1 के साथ n minus 3 है तो A2 के साथ भी n minus 3 ही रहा होगा भाई, A2 ने कुछ गलत थोड़ी ना किया। इसी तरीके से AN के साथ भी कितना रहा होगा, n minus 3 रहा होगा, ठीक है। सभी के साथ n minus 3 ही रहे होंगे ना। तो टोटल कितने आ गए, आप सभी को ऐड कर दो, n into n minus 3 कितने होंगे ना, n minus 3 कितनी बार लिखा गया है, n टाइम्स लिखा गया है, तो n into n minus 3 ये हमारे पास टोटल डायगोनल्स हो सकते थे। कितने हैं, लेकिन दिक्कत यहां पे क्या आ रही है, आप सोचो A1 A3 को एक बार आपने ज्वाइन किया, अगली बार आपने A3 को पहले सेलेक्ट कर लिया और A1 को बाद में सेलेक्ट किया, तो बात तो बराबर ही है ना, पहले A1 बाद में A3 या फिर पहले A3 बाद में A1, दोनों चीजें बराबर ही हैं। तो अगर दोनों चीजें बराबर हैं तो मतलब क्या हुआ कि एक ही चीज दो अलग अलग तरीकों से काउंट हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए, एक ही चीज अगर दो अलग अलग तरीकों से काउंट हुई है तो इसका मतलब इफेक्टिवली हमने एक ही बात को दो बार काउंट कर लिया, दो बार नहीं काउंट करना चाहिए था। फिर से क्या करेंगे, हम एक ही बार काउंट करवाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो n into n minus 3 ये आ रहा था, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, A1 A3 और A3 A1 अलग अलग हो जा रहे थे, उनका कोई मतलब तो है नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, n into n minus 3 by 2, ठीक है। फिर से अगर आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो एक्सप्लेनेशन है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का वो ना समझ में आया हो
तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर लेंगे। ट्राई कीजिएगा एक बार को कम से कम ये वाला मेथड समझने का। अगर नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये बड़े आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ और भी चीजें साथ में ही देख लेते हैं अपन, ये भी पुरानी ही चीजें हैं फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत रिवाइज करके देख लेते हैं और बड़े एंगल्स के लिए बात कर लेते हैं। अभी तक मैक्सिमम आपने 0 से लेकर 180 तक के ही एंगल्स के लिए ज्यादातर डिस्कशन किया होगा, बड़े एंगल्स के लिए भी बहुत छोटी छोटी चीजें अपन डिफाइन कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, आप सबसे पहले आपको पता ही है कि ये वाला जो एक तरीके से कहा जाए, इस तरीके से हमने 4 पार्ट्स में टोटल डिवाइड कर दिया है और इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है आपका, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे सभी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, सेक कोसेक सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ऑल, है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, और बाकी साइन पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ आपका कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस चूंकि पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये चीजें तो खैर आपको पता ही होंगी, है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़े बड़े एंगल्स के लिए जो मैं कह रहा था डिस्कशन, ये आपको क्या दिखता है, ये वाली चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, एक तरीके से मैं कहूं मेजरमेंट जो होता है एंगल्स का वो होता है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। किस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होती है उसको हम कैसा मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, और निगेटिव डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे पास मेजरमेंट होती है उसको हम नेगेटिव मानते हैं। तो जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि इस तरीके का केस, तो ये 30 डिग्री का जो मेजरमेंट होगा, है ना, ऐसा कुछ मान लो ये 30 डिग्री है ना, और अगर हम इसको लेकर कैसे आ रहे हैं, एक्स एक्सिस के साथ स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमने क्या किया, 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव किए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्लस 30 की बात कर रहे हैं, ये क्या है, प्लस 30 डिग्री है। और अगर अपन यहीं पे इस तरीके का केस ले ले, मान लो इस तरीके का, यहां पे भी ये मान लो 30 हो, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब इसके लिए अपन क्या बोलेंगे, अगर हम इस तरीके से लिखें कि मतलब हम ऐसा आ रहे थे और इस तरीके से मूव किए, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अपन क्लॉकवाइज रोटेट करने लगे 30, तो क्लॉकवाइज अगर हमने 30 रोटेट किया तो इसका मतलब है कि उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, -30 डिग्री। और इसको अगर -30 लिखते हो तो तुम प्लस में भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, लेकिन प्लस में लिखने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज घूमते गए घूमते गए घूमते गए, यहां पे जाकर के ये मिला, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर ये 30 था तो बाकी ये जो ऐसे अपन घूम करके आए हैं वो कितना रहा होगा, 330 रहा होगा ना, टोटल 360 डिग्री, जिसमें 30 यहां पे, तो टोटल बाकी कितना बचा, 330 डिग्री। हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पे कैसा साइन दिया जाता है, पॉजिटिव, तो -30 लिखो या फिर 330 डिग्री लिखो, बात बराबर ही है। इसी तरीके से यहां पे देखो, अगर ये 30 डिग्री था तो हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा घूम करके गए और ऐसे, लेकिन इस बार हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें साइन कैसा देना होगा, नेगेटिव। और ये क्या था हमारा, 30 डिग्री पॉजिटिव था, या फिर कहें तो अब हम ये टोटल कितना था, 330 डिग्री, लेकिन चूंकि ये क्लॉकवाइज था तो इसी को क्या लिख देंगे, -330 डिग्री। तो हम यहां से क्या दिखाना चाह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज जो मेजरमेंट होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब इधर वाली एक्स एक्सिस के साथ, इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल अगर हम काउंट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हम एंगल देखते हैं, तो इसका मतलब है कि हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे और क्लॉकवाइज के साथ यही क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, ठीक है। तो ये सिंपल मेजरमेंट सिस्टम्स हो गए एक तरीके से हमारे पास, और किस तरीके से हम क्लॉकवाइज के लिए क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब होगा नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब रहेगा हमारे पास पॉजिटिव। और भी देख लो, जैसे हमारे पास
इसकी बात करूं मैं, ये वाले के लिए, ये लाइन के लिए हमें कितना रोटेट करना पड़ेगा? तो ऑफ कोर्स 0 रोटेट करना पड़ेगा। यहीं पे है, यहीं पे रोटेट करने के लिए तो कोई मतलब है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहें इस वाले पॉइंट, इस वाली लाइन के लिए अगर हम कहें कि ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, तो अपन बोल सकते हैं ना 0 डिग्री। ठीक है, फिर आगे देखिए, आगे हमारे पास अगर हमसे कहा जाए कि इस वाली लाइन के लिए बात की जाए, तो इस वाली लाइन के लिए आप देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रही है ये वाली लाइन। तो अपन देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से रोटेट करना स्टार्ट किया, घूमते घूमते यहां पे चले आए। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका π/2। फिर आपने कहा कि अगर मैं यहां से रोटेट करते हुए यहां पे आ जाऊं तो इसका मतलब है कि इसके लिए कितना हो रहा है, ये पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं कहूं कि ऐसे ही रोटेट करते हुए मैं इस वाली लाइन पे आना चाहूं, एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट करते हुए यहां पे आऊंगा, मतलब मैं कितना रोटेट करके आऊंगा, 3π/2 रोटेट करके आऊंगा। तो ये 0, ये π/2, ये वाली पाई रोटेशन से मिलेगा, और ये वाली लाइन के लिए कितना एंगल हो गया, 3π/2 एंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें भी देखो, आप चाहो तो इधर से मेजर करो तो ये 3π/2 है, और इसी चीज को आप अगर ऐसे मेजर करना शुरू कर दो तो कितना हो जाएगा, ये एंगल π/2 होगा। लेकिन चूंकि ये क्लॉकवाइज मेजर किया गया तो हम इसको क्या लिखेंगे, -π/2। तो आप चाहे इसको 3π/2 प्लस का लिखो या माइनस का π/2 लिखो, बात बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से आपने इसको पाई बोला था, है ना, ये वाला मेजरमेंट आपने बताया कि ये कितना था, पाई था। किसी ने ऐसे मेजर कर लिया तो क्या बोलेगा वो, -π बोलेगा, बात अभी भी कैसी है, बराबर ही, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको आपने π/2 बोला था, ये चीज आपकी π/2 थी। अगर हमने ऐसे रोटेट करना शुरू किया, ऐसे रोटेट करके हम यहां पे पहुंचे, तो π/2 लिखें या फिर -3π/2 लिखें, बात बराबर ही होगी, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लॉकवाइज रोटेट किया, माइनस साइन लगा दिया, कितना रोटेट किया, 3π/2। ठीक है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक, ठीक, ऐसा कुछ। तो ये कितना आ गया आपका, -3π/2 आ गया। तो π/2 लिखो, -3π/2 लिखो, बात बराबर ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि आगे भी आप देखो π/2 जैसे आपने लिखा, या फिर मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले तो 0 से मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है, ये 0 डिग्री था। अब किसी ने कहा कि भाई यहां पे पहुंचने के लिए मैंने क्या किया कि मैं रोटेट ही नहीं किया, तो उसका मतलब था 0 डिग्री। किसी ने कहा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, है ना, और कितना रोटेट करके आ गया, 2π रोटेट किया, तब मैं यहां पहुंचा, तो 0 डिग्री लिखो या फिर प्लस का 2π लिखो, बात बराबर ही है। किसी ने कहा नहीं भाई मैं तो और मूव किया, मैंने इसको एक और चक्कर मारा इस पूरे का, है ना, इस पूरे का एक और चक्कर मार दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2π और 2π 4π, वो 4π रोटेट करके पहुंचा। तो 0 डिग्री कहें, 2π कहें, 4π कहें, बात बराबर ही रहेगी। इसी तरीके से 6π कहें तब भी बात बराबर होगी। मतलब सारे इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई इस लाइन के लॉन्ग इधर 0 को ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या फिर निगेटिव में भी कहें, क्योंकि हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि कोई ऐसे घूमा, ऐसे घूम करके क्लॉकवाइज आया, यहां पे -2π रोटेट किया, -4π रोटेट किया, -6π रोटेट किया, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना। यहां से अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम 2π रोटेट कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज भी तो रोटेट कर सकते हैं ना 2π, तो हम इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2π, -4π, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव विल रिप्रेजेंट दिस 0। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप देखिए, ये तो 0 का केस हो गया। अगर आप इसी के साथ हम देखें एक बार को π/2 का भी केस अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं, π/2, 3π/2, पाई और इन सब के करस्पॉन्डिंग केसेस। तो अभी तक हमने क्या कहा था कि 0 डिग्री को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2π, 4π, 6π, या फिर -2π, -4π, -6π, या फिर 0 ऑफ कोर्स। तो ये सभी क्या होंगे, इसी लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम बाकी केसेस ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास इस वाले की बात करते हैं, इसको अभी तक हमने क्या बोला है, π/2, यही बोला है हमने। तो अब किसी ने कहा कि भाई मैं π/2 नहीं गया, मैंने तो ऐसे रोटेट करना शुरू किया, पहली बार मुझे π/2 नहीं दिखा, जब मैं दूसरी बार यहां पे पहुंच के आया तो मुझे π/2 दिख गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कितना घूम गया वो, 2π तो वो यहां तक कर ही लिया था उसने, और उसके बाद π/2 और रोटेट किया, तो इसका मतलब वो कितना घुमा, 5π/2 घुमा कि नहीं, कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 2π + π/2, है ना। इसी तरीके से
हम किसी ने कहा कि भाई मैं तो एक और चक्कर काट गया, मुझे अभी भी नहीं दिखा, मैं अब जब पहुंचा तब मुझे दिख गया, तो इसका मतलब क्या होगा 4 पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। इसी तरीके से 6 पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और किसी ने कहा मैंने यही सारा काम किया लेकिन मैं तो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था। एंटी क्लॉकवाइज कर रहा था मतलब मैं सबसे पहले यहां से घूमना मैंने शुरू किया, मान लो, ठीक है, ऐसे घूमा मैं, ऐसे घूम करके क्या मैं कितना घूमा मैं 3 पाई बाई 2 घूम गया, लेकिन चूंकि मैं क्लॉकवाइज घूमा तो मुझे कैसा साइन देना पड़ेगा, माइनस का, तो यहां पे क्या आएगा -3 पाई बाई 2, है ना। इसी तरीके से ये -3 पाई बाई 2 का रोटेशन हुआ। खैर आगे बढ़े, आगे अपन देख सकते हैं क्या कि आगे फिर से किसी ने कहा कि भाई मुझे पहली बार में नहीं दिखा, फिर से वो 2 पाई और रोटेट करेगा तो क्या आएगा -3 पाई बाई 2 -2 पाई, -3 पाई बाई 2 एक और रोटेशन -4 पाई। इस तरीके के यहाँ पे जो टर्म्स बन रहे हैं वो सभी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाई बाई 2 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2 पाई रोटेशन से ओवरऑल इफेक्ट तो कोई पढ़ना नहीं है। फिर आगे बढ़े, हम बाकियों के लिए भी बात कर लेते हैं इसी तरीके से। अब देखिए ये वाले के लिए आते हैं, अपन इसकी बात करते हैं। अभी तक हमने इसको किस नाम से जाना है, पाई, है ना। ये क्या था, अभी तक हमारा पाई था, लेकिन अब क्या हो सकता है, ये अपन इसको बोल सकते हैं पाई बोल सकते हैं, माइनस पाई भी बोल सकते हैं अगर कोई इधर से रोटेट करके गया, ठीक। इसी तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, पाई के साथ में 2 पाई एक और, मतलब किसी को पहली बार में ये चीज नहीं दिखी, जब वो दूसरी बार घूम करके आया तो दिख गया, तो पाई प्लस 2 पाई। फिर इसके बाद पाई प्लस 4 पाई, ठीक है, ऐसे करके मिल सकते हैं हमें। माइनस पाई के करस्पॉन्डिंग देखें तो -पाई -2 पाई, -पाई -4 पाई, ये सब भी क्या करेंगे, इसी को रिप्रेजेंट करेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ऐसे गए -पाई पे मिल जाता, लेकिन हमें पहली बार में नहीं दिखा, हम फिर से घूम गए पूरा, दूसरी बार में हमें दिख गया, तो ये कितना बन गया -पाई -2 पाई। किसी ये एक और चक्कर काटा तो उसका कितना हो गया -पाई -4 पाई। ये सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी पाई वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से देखिए आप 3 पाई बाई 2 के लिए, इसको मैंने 3 पाई बाई 2 बोला था। 3 पाई बाई 2 कैसे बोला था, जब हम ऐसे रोटेट करके आ रहे थे, ठीक है, और ऐसे रोटेट करके आ रहे थे तो क्या बोल सकते थे हम इसी को -पाई बाई 2। तो हमारे पास इसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके लिए पॉसिबिलिटी आपकी हो जाएगी 3 पाई बाई 2, इसी तरीके से क्या हो जाएगी 3 पाई बाई 2 -2 पाई, ठीक है, और क्या हो जाएगी 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, है ना। बल्कि इससे हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा, -पाई बाई 2 ही लिख देता हूं, ठीक है, ऐसा सीधा -पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 हो गया, -पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई हो गया, 3 पाई बाई 2 प्लस 4 पाई हो गया, है ना। इसी तरीके से -पाई बाई 2 था, इसके करस्पॉन्डिंग देखना शुरू करें तो फिर से 2 पाई रोटेट करके पहुंच गए, फिर से 4 पाई रोटेट करके पहुंच गए, तो ये सभी क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सभी रिप्रेजेंट करेंगे 3 पाई बाई 2 वाली लाइन को ही, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको जनरलाइज करने का ट्राई करते हैं। जनरलाइज करने का ट्राई करें तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा, 0 लिखें या इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखें, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने कहा इस लाइन का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, 2n पाई हो सकता है। n में भी 0 और n कैन टेक एनी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर, ये बात ठीक थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए क्या लिखें, पाई वाली चीज के लिए। तो पाई वाली चीज के लिए मैं कहता हूं कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है हर जगह, जैसे देखो पाई यहां पे -पाई, यहां 3 पाई 5 पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई दिख रहे हैं मुझे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो हमने ऑड मल्टीपल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n + 1 पाई, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस पाई वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। आप देखो n को 0 रखो तो पाई हो जाएगा, -1 रखो -पाई हो जाएगा, 1 रखो 3 पाई हो जाएगा, -1 रखो -पाई था, और -2 रखोगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई जो है हमारे इस वाली लाइन पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, पाई के लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 2n पाई और ये क्या था 2n + 1 × पाई, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो इसको और अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे पाई बाई 2, या फिर ऐसे लिख लो इसको 4n + 1 × पाई बाई 2, ठीक है, ऐसे याद। 4n + 1 पाई बाई 2 का मतलब ये होगा, कैसे आया 4n + 1 पाई बाई 2, तो अपन ने क्या देखा यहाँ पे, हमने देखा पाई बाई 2 सबसे पहले मेन चीज, और साथ में क्या कर सकते हैं हम 2 पाई कितना भी रोटेट कराते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पाई बाई 2 और
जब हम 2n को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पाई बाई 2 और 2n पाई को 2 पाई 2 पाई 2 पाई बार बार रोटेट कराया, मतलब 2n पाई हमने रोटेट कराया, पाई बाई 2 और ऐड करना ही था यहाँ पे पहुंचने के लिए। तो पाई बाई 2 प्लस 2n पाई का मतलब कितना हो जाएगा ओवरऑल क्लब होके 4n प्लस 1 पाई बाई 2। कोई भी ऐसा एंगल दिया गया हो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 वाला, तो इसका मतलब है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और सिमिलरली इसके लिए बात करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप खुद देखो 2n पाई आप बार बार रोटेट कर रहे हो, है ना, 2 पाई n टाइम्स, मान लो कितने भी टाइम्स आप रोटेट कर सकते हो, कर लिए, प्लस 3 पाई बाई 2 आपको और ऐड करना है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4n प्लस 3 पाई बाई 2। तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2 मतलब ये वाला, 4n प्लस 3 पाई बाई 2 मतलब नीचे वाली लाइन के लॉन्ग हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारा रहा एंगल मेजरमेंट का सिस्टम। नेक्स्ट अपन इन्हीं एंगल्स के करस्पॉन्डिंग हम देख लेते हैं कुछ सिंपल साइन कॉस, कुछ बड़े बड़े एंगल्स के लिए लिखना। आपको बस पहचानना क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई लिखा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई लिखा है, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है या फिर 4n प्लस 3 पाई बाई 2 है। इसका मतलब क्या होता है 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का, उसको समझ लीजिए। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे पाई बाई 2 के मल्टीपल में हमारे पास एक ऐसा इंटीजर अगर हो जिसको मैं 4 से डिवाइड करूं और मेरे पास रिमाइंडर 1 बच जाए, तो उसका मतलब है दिस इज एज गुड एज एंगल पाई बाई 2। और अगर 3 पाई बाई 2 बच जाए, मतलब 3 बच जाए जब हम 4 से डिवाइड करें उसी को, तो इसका मतलब क्या है कि दिस इज 3 पाई बाई 2। अब इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम कुछ एंगल्स देख लेते हैं, साइन कॉस, और साथ में ध्यान देना नेगेटिव वाला भी डिस्कशन अपन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट आपको इन सभी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स लिखे हुए हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कुछ एंगल्स लिखे हुए हैं, इन सब की वैल्यूज आपको बतानी है। तो आप वीडियो पॉज करके सबसे पहले ट्राई कीजिए, लेकिन एक एग्जांपल मैं पहले आपको डिस्कस कर देता हूं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं से मान लो कि यही ले लेता हूं, cos ऑफ -14 पाई बाई 2। तो सबसे पहले मुझे क्या देखना है, cos उस पे तो मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं ये देखूंगा कि भाई ये है क्या, ठीक है, या फिर और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेंगे, इसको ले लेते हैं, चलो साइन वाले को ही ले लेते हैं, -1345 सबसे बड़ा जो दिख रहा है उसी को ले लिया, ठीक है। हमने कहा कि ये एंगल जो है ये कौन सी लाइन पे जाएगा, ठीक है, कहां पे ये एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे दिखा कि भाई ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, क्योंकि पाई का मल्टीपल तो कितना है, -1345/2 है, जो कि ऑड थोड़ी ना है ना। तो -1345/2 का मतलब तो क्या हो गया, ये हमारा फ्रैक्शनल हो गया ना, है ना। तो पाई का मल्टीपल यहाँ पे कैसा है, हमारा इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल नहीं है। तो इसका मतलब कौन से केसेस रिजेक्ट हो गए, जीरो वाली लाइन कब आती थी, जब इवन मल्टीपल, पाई वाली लाइन कब आती थी, जब ऑड मल्टीपल। तो पाई का ऐसा कोई केस तो नहीं है। तो फिर आगे क्या करेंगे हम, हमें ये देखना पड़ेगा बाकी दो केसेस के लिए। एक बार हमने कहा था कि कुछ हमारे पास 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बनता था, ठीक है, कि नंबर हमारा पाई बाई 2 का जो मल्टीपल है वो कैसा हो, 4n प्लस 1 टाइप का हो या फिर 4n प्लस 3 टाइप का हो। तो सबसे पहले देखते हैं किस टाइप का है। तो हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो तुम्हें क्या मिलेगा, रिमाइंडर कितना आएगा जरा बताओ। रिमाइंडर अगर मैंने इसको डिवाइड किया, पाई बाई 2 का मल्टीपल क्या है, -1345 है ना, -1345 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड किया तो कितना बचेगा, तुम्हें ऐसा दिखेगा -336, और एक आपको दिखेगा कि भाई -4 इंटू -336 -1 ऐसा, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि -1 रिमाइंडर होगा, नहीं बोल सकते ना। -1 रिमाइंडर होगा, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि हम इसको ऐसे लिख सकते थे, -336 -4 प्लस 3 ऐसा लिख सकते थे, और फिर ये क्लब होके क्या बन जाता, -337, इन दोनों को क्लब कर सकते हो ना, और प्लस साथ में 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। रिमाइंडर ऐसा थोड़ी ना होता है कि 4 से डिवाइड करें और -2 आए रिमाइंडर। रिमाइंडर तो क्या आएगा, 0 1 2 3 में से ही कुछ आएगा। माइनस वाले को रिमाइंडर कंसीडर नहीं करते, उसको कुछ इस तरीके का ऑपरेशन लगा के हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 से हमने डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट अपीयर हुआ कि ये कितना है हमारा, 4n प्लस 3 टाइप का नंबर है, ठीक है। तो 4n प्लस 3 और साथ में क्या है, पाई बाई 2। तो कहां पे आएगा, 3 पाई बाई 2 पे आएगा। 3 पाई बाई 2 पे साइन कितना होगा, मतलब दिस इज एज गुड एज साइन 3 पाई बाई 2। अब साइन 3 पाई बाई 2 हाँ कितना होता है जरा बताओ, साइन 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 3 पाई बाई 2 1 के करस्पॉन्डिंग होगा।
है ना, साइन 3π/2, लेकिन माइनस होगा क्योंकि वहां पे तो कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो साइन कैसा रहता है, वहां नेगेटिव रहता है, इसलिए वैल्यू कितनी रख देंगे हम, -1 रख देंगे, है ना। तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, -1। तो इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखा था, लेकिन बस हमें क्या देखना था कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने कहा 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर देख लो, ठीक है। तो हमारे पास आया रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 आया, इसका मतलब कि 3π/2 वाली लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 आया होता तो उसका मतलब था कि +π/2 वाले पे एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारे पास पाई का इवन मल्टीपल रहा होता तो अपन क्या बोलते कि वो 0 वाली लाइन ही है, या फिर अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता तो हम क्या बोलते, पाई वाली लाइन है, ठीक है। तो अब इसी बेसिस पे आप वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन में लिखता हूं sin 13π, तो हमें क्या दिखा, पाई का ऑड मल्टीपल, पाई का ऑड मल्टीपल कहां पे, पाई का ऑड मल्टीपल कहां जाएगा, पाई वाली लाइन पे जाएगा। तो दिस इज एज गुड एज sin पाई, और sin पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। फिर इसी तरीके से देखो cos 11π, तो फिर से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसका मतलब ये फिर से क्या है, cos पाई, लेकिन cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, सही है। cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। tan 19π/2, यहां पे देखो आप, ये क्या दिख रहा है आपको, आपको दिखा कि भाई पाई का इवन ऑड मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, चाहे तो +π/2 वाला, चाहे तो 3π/2 वाला, इसी दो में से कोई केस होगा। तो हमने कहा अब हम चेक करें कि भाई π/2 का जो मल्टीपल दिखाया गया है 19, उसको कैसे लिखोगे, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, है ना। तो ये 4n+3 टाइप की चीज है, और अगर ये 4n+3 टाइप की चीज है तो नीचे आएगा दिस इज एज गुड एज tan 3π/2, और tan 3π/2 का मतलब क्या होता है, tan 3π/2 मतलब हमारे पास अनडिफाइंड वाला केस आएगा। आप समझ सकते हो ना इसको, tan 3π/2, π/2 के मल्टीपल्स में देखेंगे अगर, तो tan 3π/2 अभी हमने कहा था 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, इंफिनिटी नहीं, अनडिफाइंड, ठीक है। हमें यहाँ पे 19π/2 मतलब हुआ कि रखना ही नहीं चाहिए। फिर इस तरीके से cosec 11π/2, cosec 11π/2 का मतलब क्या होगा, अब यहां पे देख लो, π/2 का फिर से कुछ मल्टीपल है, तो अपन लिखेंगे 11 को क्या लिखा जाएगा, 4n+3, फिर से 3 रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब ये कैसा है, cosec 3π/2 है, ठीक है, cosec 3π/2। sin 3π/2 कितना होता है, अभी हमने लिखा ना sin 3π/2 -1 होता है, तो cosec 3π/2 कितना होगा, -1 होगा। cot 30π, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब दिस इज एज गुड एज cot 0, सही है, cot 0 डिग्री, है ना। तो cot 0 डिग्री के लिए अब बताओ जरा, cot 0 इंफिनिटी नहीं होता है, ये लिखना गलत था, cot 0 के लिए हम क्या लिखेंगे, अनडिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। tan of -35π, अब ये देखो कैसा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब tan पाई के बराबर, तो दिस इज एज गुड एज tan पाई, और tan पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। भाई sin पाई 0 होता है, cos पाई नॉन 0 होता है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, 0 हो गया। ये देखो cos ऑफ -14π/2, तो ये -14π/2 लिखा तो है, बट हमें पता है कि भाई ये है क्या, -7π, और -7π का मतलब हुआ कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब निगेटिव वाले साइड में, मतलब पाई वाली लाइन, तो cos पाई ही लिखा हुआ है, और cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 के बराबर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी आज के लिए तो हमारा लेक्चर सिर्फ यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं आगे कुछ 10th का, फिर से वापस से जो आपने किया हुआ है 9th 10th के क्वेश्चंस, उसी तरीके के क्वेश्चंस का एक और रिवीजन। थैंक यू ऑल।